Hey guys, welcome to the next lecture for your CMA Final SFM। और हम डिस्कशन कर रहे थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का चैप्टर। सही है। क्या देखा सर अभी तक हमने? कुछ नहीं सर, सीएमए इंटर वाले जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स थे वो देख लिए, कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद में एक थोड़ा प्लस माइनस अपन ने सीखा एंड उसमें सर सभी फाइनल के मॉडल के क्वेश्चंस कर लिए। कुछ एडिशनल 4 कॉन्सेप्ट्स दिए थे सर जो सिर्फ फाइनल के मॉडल के हैं, उसमें भी कोई अड़ू फड़ू चीज नहीं था सर, समझते हो। तो अभी तक का पोर्शन तो चलो छोड़ दो सर, अभी अपन शुरू करेंगे वो तो एकदम क्लियर रहेगा आपको। अगर नहीं रहेगा तो आप लोग मुझे क्वेरीज भेज दोगे। बट सर इसके बाद में अभी आज के सेशन से अपन बड़े बड़े इलस्ट्रेशन शुरू करेंगे कैपिटल बजटिंग। सही है बेटा, चलो एकदम बढ़िया से शुरू करेंगे सर इलस्ट्रेशंस के साथ, एकदम लॉजिकल दिमाग के साथ। अपने मेरे साथ अभी कंटिन्यू करना है ये सेशन। क्या बोला? 100% दिमाग सेशन में होना चाहिए। 100% दिमाग आपके बिजनेस डिसीजन मेकिंग के थॉट प्रोसेस में होना चाहिए। 100% दिमाग में इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही होना चाहिए। क्या बोला? एकदम सही है। कहीं किसी के दिमाग में कुछ इधर का उधर का चल रहा है तो 2 मिनट का ब्रेक लो, वीडियो को पॉज कर दो, चुपचाप से आराम लेके रिलैक्स होके फिर वीडियो शुरू करना। बट 100% कॉन्सेंट्रेशन करना एकदम बढ़िया से। बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है। आर यू गाइस क्लियर? चलो भैया। और वैसे भी आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो आपको ये समझ बहुत ज्यादा रहेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फॉर दिस पर्सपेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन। समझ रहे हो तो अच्छे से ध्यान देना एकदम बढ़िया से। गाइस लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट इलस्ट्रेशन। आज का सबसे पहला इलस्ट्रेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर का शुरू करने जा रहा है आपके सामने। देखो भैया, इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, एकदम अच्छे से ध्यान देना है। मेरे पढ़ते पढ़ते सीखने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं इंटरप्रेट करते जाऊंगा, उसका मीनिंग आपको बताऊंगा, उसका स्टोरी बिल्डअप करते जाएंगे। सेकंड चीज, जैसे मैं पढ़ रहा हूं जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपने भी अपने दिमाग में कुछ चीजें सोचनी है, थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। अगर मेरे एंड आपके थॉट प्रोसेस में कहीं पे गैप आने लगा जिसका रीजन आपको नहीं समझ रहा है, जहां पे आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है कि ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों बोला, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, इसमें अगर कोई गैप है तो सर तुरंत मुझे आपने वो क्वेरी नोट डाउन करके लेना है। सेशन के टाइम नोट डाउन करना है एंड एक बार सेशन पूरा हो जाए अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं हुए तो मुझे क्या कर देना है, व्हाट्सअप करना है इमीडिएटली। समझ रहे हो? प्लीज एक्यूमुलेट मत करते चलो क्वेरीज को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। समझ रहे हो? प्लीज गाइस टेक केयर। चलो इलस्ट्रेशन 1। A large profit making company is considering the installation of a machine to process the waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into a marketable product। अभी जो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है उसमें से कुछ वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, क्या बोले, वो वेस्ट को अगर प्रोसेस करेंगे तो कुछ मार्केटेबल प्रोडक्ट बन सकता है बोले, तो उसको प्रोसेस करने के लिए हम कुछ मशीन इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं। At present, the waste is removed by a contractor for disposal on payment by the company of rupees 50 लाख per annum। भैया बाप रे, for the next 4 years का, 4 साल का अगला कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर से कर चुके हैं। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट सर? कुछ नहीं, वो जो वेस्ट था ना उसको रिमूव करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजल अगर उसको रिमूव करना है तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है, बिकॉज इनके पास मशीनरी वगैरह नहीं है तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया एंड इसलिए वो काम कर रहा है वो पर्टिकुलर चीज का, जिसका कंपनी उसको पेमेंट कर रहा है 50 लाख रुपए। भैया 50 लाख रुपए 1 साल का, प्लीज अंडरस्टैंड। ऐसे अगले 4 साल का पेमेंट है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। बट एक अभी मशीन इंस्टॉल करना है तो भैया एक कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत पड़ेगी? बट 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं तो अभी बीच में उसको दगा नहीं दे सकते ना। और अगर दगा दिया तो वो बोलेगा भाई मुझे कुछ कॉम्पेंसेशन दो। तो अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है तो देखो, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द अफोरसेड मशीन ऑन द पेमेंट ऑफ अ कॉम्पेंसेशन ऑफ रुपीज 30 लाख। 30 लाख का कॉम्पेंसेशन भैया देना पड़ेगा उसको। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, 30 लाख का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। 50-50 लाख रुपए जो साल के हैं वो तो बच जाएंगे, बट 30 लाख रुपए आउटफ्लो लग जाएगा मेरा बिफोर प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट। सही है। दिस कॉम्पेंसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पज। बाप रे सर, मतलब देखो 30 लाख का तो खर्चा तो होने वाला है बट वो खर्चे का मुझे टैक्स में बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। क्या अजीब बात है। ठीक है। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 200 लाख। बाप रे, जो सर मशीन अपन परचेस करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसका कॉस्ट है 200 लाख रुपए। टू बी फाइनेंस्ड बाय अ लोन रिपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर 1। बोले ये 200 लाख रुपए तो पेड़ पे नहीं उगे ना, तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। और लोन लेके भैया उसका मैं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते जाऊंगा। और ये इंस्टॉलमेंट्स कब से शुरू हो रहा है? पहले साल के एंड से शुरू हो रहा है। क्या बोले? पहले साल के एंड से, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में भैया पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा 50 लाख का। 200 लाख के 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 50-50 लाख के इंस्टॉलमेंट्स।
पहले साल के एंड में एक इंस्टॉलमेंट जाएगा, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में, चौथे साल के एंड में, ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट चले जाएंगे 50-50 लाख के। और ये लोन लिया तो इसका इंटरेस्ट रेट है भैया 16% पर एनम। मतलब पहला साल में जब इंटरेस्ट लगेगा तो वो 200 लाख पे लगेगा या 150 लाख पे लगेगा? अरे भैया सिंपल सी बात है, पहले साल के ईयर एंड में, एक साल के बाद अपन पे कर रहे हैं 50 लाख रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट, तो पूरा की पूरा 200 लाख पे पहले साल में इंटरेस्ट लगेगा। फिर पहले साल के एंड में जब 50 लाख पे करूंगा तो आउटस्टैंडिंग बचेगा 150 लाख। तो सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा 16%, वो 150 लाख पे लगेगा। उसके बाद सेकंड ईयर एंड में मैंने 50 लाख पे कर दिया तो आउटस्टैंडिंग बचा तीसरे साल के लिए 100 लाख रुपए का। तो जब तीसरे साल में 16% इंटरेस्ट लगेगा वो 100 लाख पे लगेगा, एंड फोर्थ ईयर में 50 लाख पे लगेगा। ऐसे ही क्लियर विद दिस, एकदम परफेक्ट। एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 20 लाख। बोले ये मशीन भैया जो 200 लाख को आज खरीदी करेंगे, इससे काम करेंगे, ये 4 साल के बाद अपन इसको बेच सकते हैं 20 लाख रुपए में। मतलब इसका सेलेबल वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स इज 20 लाख रुपीज। बट देखो, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी 15 लाख रुपए। मतलब सेल तो 20 लाख में हो जाएगा, बट वो मशीन को सेल करने के लिए रिमूव करना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट ही 15 लाख लग रहा है। मतलब जब 4 साल बाद एक्चुअल में नेट कैश इनफ्लो होने वाला है, वो 20 लाख का होएगा या 5 लाख का होएगा? एब्सोल्युटली 5 लाख का होएगा। 20 लाख तो आएंगे बट 15 लाख तो लगने भी वाले, तो नेट इनफ्लो तो 5 लाख का हुआ। सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम द वेस्ट प्रोसेसिंग फॉर 4 ईयर्स आर एस्टिमेटेड एज अंडर। देखो ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, अभी इंस्टॉल करके मशीन को प्रोडक्ट बनाएंगे वेस्ट को प्रोसेस करके, तो वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ सेल का कॉस्ट, सेल एंड डायरेक्ट कॉस्ट दिया। सेल्स कितना होएगा 4 साल में? 322 लाख, 322, 418, 418। अमेजिंग। सेल्स देख के तो लग रहा है सर ये प्रॉफिटेबल रहेगा, बट देखते हैं सच में रहेगा या नहीं रहेगा। मटेरियल कंजम्पशन, भैया प्रोसेस करना है तो कुछ अदर मटेरियल्स भी लगेंगे, तो 30 लाख, 40 लाख, 85 लाख, 85 लाख का कॉस्ट लगेगा। वेजेस का कॉस्ट लगेगा 75, 75, 85, 100 लैक्स। नेक्स्ट अदर एक्सपेंस कुछ लगेगा 40 लाख, 45 लाख, 54 लाख, 70 लाख। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स लगेंगे कुछ 55 लाख, 60 लाख, 110 एंड 145 लाख। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, अच्छी बात कर दी इन्होंने, इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन दे दिया 50 लाख, 38 लाख, 28 लाख, 21 लाख। सही है। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, अभी अच्छे से ध्यान देना, एकदम बढ़िया से एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, प्रोसेसिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले जो पहला ओपनिंग स्टॉक लगेगा मुझे, वो कितने लाख का लगेगा? इज ₹20 lakhs एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1। ईयर 1 के पहले स्टार्ट में ही, मतलब ईयर 0 पे। आर यू गाइस गेटिंग? अरे समझते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, कैपिटल बजटिंग में अपन ईयर 0 से शुरुआत करते हैं। आज का दिन माने ईयर 0, 1 साल बाद ईयर 1, 2 साल बाद ईयर 2, 3 साल बाद ईयर 3, 4 साल बाद ईयर 4। समझते हो? तो ईयर 0 पे मुझे 20 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक लगने वाला है प्रोसेसिंग करने के लिए। जब तक 20 लाख रुपए का स्टॉक नहीं रहेगा भाई, प्रोसेसिंग शुरू ही नहीं कर पाऊंगा, चाहे कितना भी मशीन ले लिया मैंने। The stock levels of materials to be maintained at the end of the year 1, 2 and 3 will be 55 लाख। बोले सिर्फ ओपनिंग स्टॉक 20 लाख होने से फायदा नहीं रहेगा, 20 लाख तो ओपनिंग को लगेगा भैया। 20 लाख के बाद आप प्रोसेसिंग शुरू कर पाओगे, बट हर साल के एंड में आपके पास 55 लाख का इसका स्टॉक होना चाहिए। मतलब सर 35 लाख का और मुझे परचेस करना पड़ेगा। क्लियर विद दिस? 20 लाख का तो अभी परचेस करना पड़ेगा ईयर 0 पे, और 35 लाख का मुझे परचेस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 55 लाख। समझते हो? 20 लाख का आज परचेस किया ईयर 0 में, तो आउटफ्लो लग जाएगा 20 लाख का ईयर 0 में। ईयर 1 के एंड में 55 लाख का स्टॉक होना चाहिए। मतलब सर 20 लाख का तो रहेगा, 55 लाख का होना चाहिए। मतलब क्या रहेगा भैया, इधर 55 लाख के लिए मुझे 35 लाख का एडिशनल करना पड़ेगा आउटफ्लो। तो ईयर 1 के एंड में मुझे 35 लाख का एडिशनल आउटफ्लो आएगा। तो 20 लाख और 35 लाख, एक बार 55 लाख अचीव हो गया तो ईयर 2 में ये 55 लाख मेंटेन रहेगा, ईयर 3 में भी ये 55 लाख मेंटेन रहेगा। क्लियर है? एंड द स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द ईयर 4 विल बी 0, नील रहेगा। चौथे साल के एंड में कुछ भी स्टॉक नहीं रहेगा, सब सेल हो जाएगा। बोले सब यूटिलाइज हो जाएगा, सॉरी सब यूटिलाइज हो जाएगा। और ये यूटिलाइजेशन का पूरा अमाउंट इन्होंने इसमें कंसिडर कर लिया होगा मटेरियल कंजम्पशन में। समझते हो? तो अपने को अभी देखने का सिर्फ यही पॉइंट है कि 20 लाख और 35 लाख। फिर सेकेंड ईयर के एंड में जो क्लोजिंग आएगा वो तो 55 ही रहने वाला है। फिर उसके लिए एडिशनल परचेसिंग का जरूरत नहीं है अपने को, तो अपना कुछ आउटफ्लो लगेगा सेकंड एंड थर्ड ईयर में? कुछ भी नहीं। बट सर पहले एंड 0th ईयर पे एंड पहले ईयर पे लगेगा। क्यों? बिकॉज पहले स्टार्टिंग में ही मुझे 20 लाख आउटफ्लो देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू परचेज दैट स्टॉक। फिर उसका कंजम्पशन करेंगे एंड फिर 35 लाख आएगा। कंजम्पशन तो इधर कवर हो जाएगा 30 लाख रुपए का।
बट जो क्लोजिंग में 35 होना चाहिए एडिशनल, वो तो परचेस करना पड़ेगा ईयर एंड वन एंड पे। तो ईयर वन के एंड पे मुझे 35 लाख का आउटफ्लो लग जाएगा, तो 55 लाख मेंटेन हो गया। उसके बाद में कंजम्पशन के थ्रू सब चीजें मैच हो रही है, 40 85 85, तो बाद में कुछ भी मेरा आउटफ्लो नहीं आएगा। क्लियर विद दिस? काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है समझने के लिए। The storage of materials will utilize space which would otherwise have been rented out for rupees 10 लाख पर annum। बाप रे क्या बढ़िया बोल दिया इन्होंने। ये बोले कि भैया तुम लोग ये जो स्टोर करने वाले हो ना, 20 लाख और 35 लाख का 55 लाख का स्टॉक पहले दूसरे तीसरे साल के एंड पे, तो इसके लिए तुम्हें कुछ वेयर हाउस लगेगा। अभी वो वेयर हाउस आप स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हो, बट अगर स्टोरेज के लिए यूज नहीं करते तो फिर आप उसको रेंट पे देते, और रेंट पे देते तो आपको एक साल का 10 लाख रुपए का रेंट आने वाला था। बट अभी स्टोर कर रहे हो, मतलब तुम वो 10 लाख रुपए जो है वो लूज आउट कर रहे हो। जो आने वाला पैसा है वो लूज करना मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है 10 लाख रुपए का, एकदम सही है। तो 10 लाख रुपए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो रिलेवेंट डिसीजन मेकिंग के लिए है ना, डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट कॉस्ट है। तो रिलेवेंट कॉस्ट 10 लाख रुपए मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। यस एब्सोल्युटली। और हमने देखा था इसके पहले वाले लेक्चर्स में, हमें यहाँ पर कैपिटल बजटिंग डिसीजन करना, इन्वेस्टमेंट करना, तो रिलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, समझे? तो ये कंसिडरेबल कॉस्ट है, रिलेवेंट कॉस्ट है, जिसको कंसीडर करना पड़ेगा भैया। आगे देखो क्या बोल रहे हैं। लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर। जो अपने को वेजेस का कॉस्ट दिया था ना, लेबर कॉस्ट दिया था, उसमें 40 वर्कर्स का कॉस्ट है बोले। Which transfer to this process will reduce the idle time payments of 15 लाख in year 1 and 10 लाख in year 2। अरे बाप रे, एक नंबर। बोले कि सर जो अपन मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही रहे थे एग्जिस्टिंग बिजनेस, अभी जब मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था उसमें 40 जो वर्कर्स थे मेरे, उनको उतना काम नहीं था, बट उनको जो मैं पेमेंट कर रहा था ना उसमें उतना काम नहीं हो रहा था। माने मैंने उनको 100 रुपए दिए बट काम हो रहा था सिर्फ 80 रुपए का, बट 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे किए भैया? बिकॉज उसका 100 रुपए का वेजेस है, इसीलिए। तो अभी जो 20 रुपए पे कर रहा था उससे मुझे कुछ जनरेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने वो 20 रुपए को बोला आइडल टाइम पेमेंट। मतलब वो टाइम पास कर रहे हैं, आइडल बेटे, कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ जनरेट नहीं कर रहे आउटपुट, फिर भी उनको पे हो रहा है, आइडल टाइम पेमेंट्स। बट अभी मैंने उनको काम पे लगा दिया। क्या बोले? अभी मैंने उनको काम पे लगा दिया कि जो 100 रुपए में उनको मान लो 4 घंटे के लिए दे रहा था, तो 4 घंटे में 3 घंटे में उन्होंने काम कर दिया। बट भैया मेरा जो 1 घंटा बचा, जो आइडल टाइम है जिसके लिए मैं उनको पे कर रहा, उस 1 घंटे में मैंने उनको यहाँ पे लगा दिया। सही है। तो उनको जो मैं वेजेस पे कर रहा था पहले साल में, वो आइडल टाइम पेमेंट एक्स्ट्रा जितना पे कर रहा था, जिससे मुझे कुछ उनसे काम नहीं मिल रहा था, बट अभी उनको यहाँ पे लगाया, तो 15 लाख का यूटिलाइजेशन हो रहा है। समझो मुझे, वो 15 लाख तो एनीवेज लगने ही वाला था मुझे। क्या बोले? अगर मैं इंस्टॉलेशन नहीं करता मशीन का, फिर भी वो वेजेस को आइडल टाइम तो पेमेंट होना ही था, 15 लाख का तो कॉस्ट लगना ही था। सही है। बट सर अभी सिर्फ टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या एडिशनल कॉस्ट उनको दे रहे हैं? नहीं। तो ये 15 लाख का जो कॉस्ट मैं अभी दिखाऊंगा इधर वेजेस में, ये वेजेस में 75 लाख दिख रहे हैं, तो इसमें से 15 लाख वो है जो आइडल टाइम पेमेंट के है, जो एनीवेज तो मुझे कभी भी लगता ही था, मशीन को इंस्टॉल करो नहीं तो मत करो। मुझे 75 में से 75 में से 15 लाख तो लगने ही वाला था। इफ आई वुड हैव बीन इनकर्ड 15 lakh in any of the situation, whether it is my relevant cost? Absolutely नहीं। तो 75 lakhs में से मेरा रिलेवेंट कॉस्ट रहेगा सिर्फ 60 लाख का, बिकॉज ऑफ दिस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो ये मशीन को इंस्टॉल करने की वजह से मुझे वेजेस में एक्चुअली 75 लग रहा है या सिर्फ 60 लग रहा है? मशीन इंस्टॉल करने की वजह से सिर्फ 60 लाख लग रहा है। जो 15 लाख का अपन कॉस्ट कंसिडर कर रहे हैं ना इसमें, वो तो आइडल टाइम पेमेंट, अदरवाइज आई वुड हैव बीन पेड, मतलब अदरवाइज मुझे उसको पेड करना ही था। समझे? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझना। तो पहले साल में वैसा 15 लाख का था और सेकेंड ईयर में 10 लाख का था। सही है। तो पहले साल में भैया 15 लाख का मुझे कोई रिलेवेंस नहीं, तो जब मैं कॉस्ट पकड़ूंगा वेजेस का फॉर द पर्पज ऑफ अराइविंग एट द प्रॉफिट्स, तो भैया वो कॉस्ट में मेरा 75 आएगा या 60 आएगा? सिर्फ 60 लाख आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड क्यों? बिकॉज 15 लाख रुपए तो एनीवेज मुझे लगना ही वाला था। इफ मुझे लगने ही वाला था वो कॉस्ट, तो मेरे इस प्रोजेक्ट के डिसीजन मेकिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई रिलेवेंट नहीं बनता उस कॉस्ट का, तो दैट इज इरिलेवेंट कॉस्ट 15 लाख। और सेकंड ईयर में 75 में से 10 लाख इरिलेवेंट है, तो 10 लाख को निकाल दो, 65 लाख। तो पहले इसमें 60 लाख, सेकंड इसमें 65, ये दो चीजें मैं कंसिडर करने वाला हूँ। क्लियर विद दिस? एकदम अच्छे से। चलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड, और एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, क्या बढ़िया बढ़िया 2-3 एडजस्टमेंट्स दिए इसमें।
factory overheads include apportionment of the general factory overheads except to the extent of insurance charges of 30 लाख per annum payable on this venture। वो बोले कि भैया जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट दिया है ना, वो फैक्ट्री ओवरहेड के कॉस्ट में तो पूरा अपोर्शनमेंट ही बैठा हुआ है। वो बोले कि पूरा अपोर्शनमेंट का ही कॉस्ट है। अपोर्शनमेंट का कॉस्ट मेरा रिलेवेंट कॉस्ट होता है या इररिलेवेंट होता है? एब्सोल्युटली इररिलेवेंट होता है, बिकॉज वो तो कॉस्ट मैंने फिक्स कॉस्ट में से मैंने सिर्फ मेरे बाकी कॉस्ट से अपोर्शन किया इधर, तो जरूरी नहीं है सर उस कॉस्ट को कंसिडर करना मुझे। तो अपोर्शनमेंट का जो मेरा कॉस्ट है वो पूरा 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 इररिलेवेंट है। बट सर बोले उसमें से जो 30 लाख का है ना, वो इंश्योरेंस चार्जेस है, वो पर इनम का है, वो अपोर्शनमेंट नहीं है। तो ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए ना इधर 55 लाख, 60 लाख, 110 एंड 145, तो ये चारों साल में से भैया 30-30 लाख का सिर्फ कॉस्ट है जो नॉन अपोर्शनड है, जो इंश्योरेंस चार्जेस है। बाकी बचा हुआ पूरा अपोर्शनड ओवरहेड्स है। तो अपोर्शनड ओवरहेड्स मेरे कोई रिलेवेंट नहीं है। तो जब मैं अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स लूंगा तो क्या मैं पूरे 55, 60, 110, 145 लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। उसमें से जो अपोर्शनमेंट वाला पोर्शन रहेगा, मतलब 30 लाख लेस करके जो कोई पोर्शन आएगा वो पूरा मैं कट डाउन कर दूंगा, उसको मुझे कॉस्ट में लेना नहीं है, बिकॉज एनीवेज दैट इज व्हाट आई हैव इनकर्ड। सिर्फ मैं अपोर्शन कर रहा हूं इस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो उसके वजह से मेरा कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो में कुछ गड़बड़ नहीं होता, समझे? तो कैश आउटफ्लो उसके वजह से कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ रिलेवेंट कॉस्ट बनता है वो 30 लाख रुपए का, जो इंश्योरेंस चार्जेस इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे लग रहा है। क्या बोले? इस वेंचर के लिए, पेएबल ऑन दिस वेंचर, इस वेंचर के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए जो 30 लाख लग रहे हैं इंश्योरेंस, वही मेरे लिए सिर्फ रिलेवेंट है। बाकी अपोर्शन कॉस्ट मेरा कुछ भी रिलेवेंट नहीं है, समझे? तो उसको भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा। एंड टैक्स रेट इज 35%। टैक्स रेट 35% है। बोले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए 4 साल के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन फॉर प्रोसेसिंग द वेस्ट, ऑल कैलकुलेशन शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ दिस आंसर। वेरी गुड, सभी कैलकुलेशंस आंसर का पार्ट बनाओ। बोले एंड आपने को बताओ कि क्या मैनेजमेंट ने मशीन को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोले सर कुछ नहीं, अपने को मशीन दिया, मशीन के वजह से जो कॉस्ट आएगा वो दिया, उसके वजह से जो अपन प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वेस्ट को प्रोसेस करके जो मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाएंगे उसका सेल्स एंड कॉस्ट दे दिया। कुछ रिलेवेंट कॉस्ट है, कुछ इररिलेवेंट कॉस्ट है, उसके हिसाब से अपन कैश आउटफ्लोज कैश इनफ्लोज निकालेंगे हर साल का। हर साल का कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो निकाला, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ईयर 0 को भी कंसीडर करना है क्योंकि बिगिनिंग में अपना कुछ कॉस्ट लग रहा है, समझे? बिगिनिंग में अपना कुछ कॉस्ट लग रहा है। क्वेश्चन में जाओगे तो देख लोगे तो पता लग जाएगा अपनो बिगिनिंग में कौन सा कॉस्ट लग रहा है। मैंने बात करी थी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। तो वो जो टेबल खत्म हो रहा है डेप्रिसिएशन वाला, उसके नीचे देखो इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल 20 लाख का, वो बिगिनिंग में कॉस्ट लग रहा है, समझे? तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें समझना आपके लिए। क्लियर विद दिस? तो ये चीजें अपने ध्यान देनी है एंड इस हिसाब से हमें पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा, CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाला, कैश फ्लो निकाल लिया, उसके बाद में सर अपन देखेंगे एनपीवी निकाल के। क्या बोले? एनपीवी निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे पूरे प्रॉफिटेबिलिटी का एंड पूरे कैश फ्लो का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो फिर देखेंगे एक्चुअल में एनपीवी पॉजिटिव बताए या निगेटिव बताए। अगर पॉजिटिव एनपीवी आता है तो मशीन को इंस्टॉल करना चाहिए, नहीं तो सर नहीं करना चाहिए। क्लियर विद दिस? एकदम अच्छे से समझ गया, कोई भी टेंशन कोई भी सवाल नहीं जिंदगी का। बहुत डिटेल में अपन ने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। शैल वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? यस एब्सोल्युटली सर। चलो अपन जाते हैं अपने अभी व्हाइट बोर्ड पे एंड सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक है भैया? चलो गाइस आ जाओ मेरे साथ, चलो भैया आ जाओ मेरे साथ। इलिस्ट्रेशन 1 को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं अभी। चलो तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहेगा सर? जब मैं इलिस्ट्रेशन 1 को अभी सॉल्व करूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए सर? मुझे देखना चाहिए मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लाने के लिए मुझे पहले तो सबसे पहले मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, कितना आएगा। तो प्रॉफिट में निकालता हूं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। अपन जब भी निकालते हैं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकालेंगे। चलो तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकालेंगे, उसका कैश फ्लो में कंसिडरेशन करेंगे, डेप्रिसिएशन नॉन कैश जो रहेंगे उसको एड बैक करके कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सही है? रिलेवेंट कॉस्ट वगैरह सब चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। तो अभी एक चीज ध्यान में रखना, जब भी मैं कुछ बात कर रहा हूँ अभी मैं क्वेश्चन से डिस्कशन करता जाऊंगा। हर बार मैं आपको स्लाइड चेंज करके क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर से आंसर में आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होएगा ना। तो आप लोग क्या करो, मॉड्यूल ओपन करके देखो, पेज नंबर 21 है।
एक मिनट बस चेक करने दो मुझे। हाँ, पेज नंबर 21 है, ये पेज नंबर 21 पे जाओगे एंड क्वेश्चन देखोगे। जब भी मैं कुछ बोलूंगा अगर आपको कुछ समझा नहीं तो क्वेश्चन पेज नंबर 21 पे मॉडल सामने ही रखना है, सही है। एंड फिर आंसर पे ध्यान देना, मैं स्क्रीन पे आंसर दिखाते रहूंगा। चलो गाइस आ जाओ मेरे साथ, सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे अपन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट का। क्या बोले? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट का। आ जाओ मेरे साथ बढ़िया से एकदम। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आंसर पेज नंबर 21, रेफरेंस देते जाओ आप पेज नंबर 21, ताकि आप जब रिवाइज करोगे तो आपको इजीली एकदम बढ़िया से फटाफट से आपको चीजें मिलती जाएगी, सही है। चलो हाँ, आंसर सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ व्हाट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स, पहला नंबर दे दो, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स। ये तो काफी इजी है कैलकुलेशन करना इंक्रीमेंटल प्रॉफिट का। सेल्स माइनस कॉस्ट कर दो, उसमें से जो रिलेवेंट कॉस्ट है उतने ही कंसिडर करो एंड प्रॉफिट मिल जाएगा, सही है। तो ईयर, चलो आ जाओ मेरे साथ, ईयर 1 2 3 4, इसमें ईयर 0 आएगा क्या? नहीं, बिकॉज इसमें सिर्फ प्रॉफिट्स निकाल रहे, कैश फ्लो नहीं कंसिडर कर रहे। तो कैश फ्लो नहीं कंसिडर कर रहे तो ईयर 0 का कुछ सवाल ही नहीं बनता। सिर्फ ईयर 1 2 3 4, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ठीक है भैया, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं किसी को। हाँ चल, अभी पहला पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो बहुत इज्जत में मैं स्केल वगैरह यूज करूंगा, बाद में मैं स्केल वगैरह यूज नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत टाइम पास होएगा। स्केल वगैरह यूज करते रहेंगे जिंदगी भर के, तो समझे क्या। बट आप लोगों ने इज्जत में सॉल्व करना है, आपका प्रेजेंटेशन एकदम सही होना चाहिए। आप मेरे जैसा प्रेजेंटेशन सिर्फ स्ट्रक्चर करोगे, उसको डिजाइनिंग वगैरह आप लोग करोगे। अभी आप वैसे भी होशियार बच्चे हो, फाइनल के हो ना, तो आप लोग होशियार हो, उतने मैच्योर्ड हो। आपको मैं डिजाइनिंग सिखाना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। चलो गाइस, चलो 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 चलो, देखो कितना टाइम पास होता है वो डिजाइनिंग करने के लिए। सबसे पहले सर सेल्स, इधर पर्टिकुलर्स बोल देना ऊपर, पहला पहला क्वेश्चन है पर्टिकुलर्स। एंड ये छोटी छोटी चीजें भूलना मत, रुपीज इन लैक्स, सभी अमाउंट्स उन्होंने लैक्स में दिए ना, तो रुपीज इन लैक्स। ये छोटी छोटी चीजें होती है, ये भूलना मत कभी एग्जाम में, ये इंप्रेशन डाउन करती है नहीं तो अपना, सही है। चलो सेल्स, पहले तो जो नंबर्स दिए फटाफट से मॉडल में देख लो कितने नंबर्स दिए, 322 322 418 418, सही है। एग्जैक्टली वैसे ही नंबर्स ले लेंगे, सेल्स में तो कुछ चीज आएगा नहीं। तो 322 322 418 418, सेल्स का तो एकदम इजी था सर। अभी सेकंड इसमें आ जाओ मेरे साथ, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले दिया मटेरियल कंजम्पशन वाला। क्या बोले? मटेरियल कंजम्पशन। क्या इसमें कुछ एडजस्टमेंट आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं सर, मटेरियल कंजम्पशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आ जाओ मेरे साथ कॉस्ट में, मटेरियल कंजम्पशन निगेटिव कर लो। कितना कितना था? 30 था, 40 लाख, 45 85 एंड 85, सही है। 30 40 और 85 85, परफेक्ट। 30 40 85 85, एकदम स्लो जा रहा है। मैं पहला क्वेश्चन हूँ, ध्यान में रखो भैया प्लीज। जिसको जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है वो लोगों ने 1.25 का स्पीड कर लेना फिर। समझे क्या? मटेरियल कंजम्पशन तो हो गया सर। वेजेस के बारे में आ जाओ। वेजेस में अपने को वो कॉस्ट निकालना है जो अपन उनको आइडल टाइम पेमेंट्स करते थे, 15 लाख और 10 लाख का। तो 75 है ना, तो 75 में से 15 गया 60 लाख, और सेकेंड ईयर में 65 लाख। तो 60 और 65, बाकी तो 85 और 100 एकदम ईजी हो जाएंगे, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। वेजेस 60, उसके बाद में 65 85 एंड 100, सही है नहीं? यही है ना, 60 लाख और 65 लाख, उसके बाद में 85 एंड 100, वैसा ही आए। चलो ठीक है, ये चीज समझ गए आपको। इधर बोलना नोट नंबर 1,
नोट्स लिखने पड़ेंगे नीचे। एडजस्टमेंट कर रहे, जहां जहां एडजस्टमेंट कर रहे सब जगह पे नोट्स लिखने पड़ेंगे, बच्चों वाले काम नहीं चलेंगे, फाइनल में हो तो ध्यान रखना, ये सब चीजें बहुत रिलेवेंट है। उसके बाद में आ जाओ मेरे साथ अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में कुछ चीजें एडजस्टमेंट से ही क्या भैया, अदर एक्सपेंसेस में तो कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं है अपनी इसमें, तो चुपचाप से जो जो अमाउंट दिया वो ले लेने का। 40 45 54 70, सही है, 40 45 54 70। आ जाओ मेरे साथ अदर एक्सपेंसेस। 40 45 54 70, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भैया फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसमें एक एडजस्टमेंट था, इधर एक सेकंड नोट आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। इधर सिर्फ अपन इंश्योरेंस वाला लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, नोट 2 बोल देना इधर। सिर्फ 30 लाख आएगा, सब साल का एक ही है सर, सभी ईयर्स का सेम ही है फैक्ट्री ओवरहेड्स का कॉस्ट। तो 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख और 30 लाख। क्लियर विद दिस, आर यू गाइस क्लियर? चलो 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 चलो। उसके बाद में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ले ले। चलो भैया आ जाओ, डेप्रिसिएशन 50 38 28 और 21 एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएगा, एंड एज पर इनकम टैक्स रूल से दिया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन 50, कितना था, 50 38 21 50 38 28 एंड 21। ओके, सो यहां तक का कॉस्ट बन गया। क्या अभी अपने को रिलेवेंट कॉस्ट कंसीडर करने जरूरी है? यस सर, एब्सोल्युटली। आ जाओ स्टार्टिंग के इसमें। सबसे स्टार्टिंग में अपन ने देखा था भैया कि हमारा कुछ चीजें आ रहा था। एक सबसे पहले आ रहा था जो 50 लाख का पेमेंट है, क्या वो इधर लेंगे अपन? जो 50 लाख का पेमेंट मेरा बचने वाला है, क्या वो इधर लेंगे अपन? नहीं भैया, वो डायरेक्टली मेरा जाएगा किसमें, मेरा कैश फ्लो के कैलकुलेशन में जाएगा। क्यों? बिकॉज एनीवेज सर ये 50 50 लाख जो जाने वाला है, इसके वजह से मेरे टैक्स डिडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो जो 35 लाख का 30 लाख का कॉम्पेंसेशन लगने वाला है, उस पर भी मुझे टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो वो मेरे टैक्सेशन के प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। वो 50 लाख भी जरूरी नहीं, उससे वजह से ही कोई टैक्सेशन में इंपैक्ट नहीं आएगा, एंड 30 लाख में भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो जो टैक्सेशन में इंपैक्ट नहीं आ रहा है, उसके वजह से मेरे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो क्या मुझे वो प्रॉफिट में कंसिडर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो टैक्सेशन में इंपैक्ट नहीं, तो 50 लाख डायरेक्टली अपन कैश फ्लो की इसमें लेंगे, 30 लाख भी डायरेक्ट कैश फ्लो के स्टेटमेंट में लेंगे। उसके बाद में जो मशीन सेल होने वाला है 4 साल बाद 20 लाख का आएगा, एंड 15 लाख का कॉस्ट लगेगा, मतलब नेट जो 5 लाख आएगा, क्या वो अभी प्रॉफिटेबिलिटी में लेना है? बिल्कुल भी नहीं। वो भी अपना डायरेक्ट कैश फ्लो में आएगा, बिकॉज उसके वजह से भी मुझे प्रॉफिटेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है सर, एक चीज हो सकता है, इन्होंने कैपिटल गेन तो कुछ बोला नहीं अपने को। मशीन अगर सेल करेंगे 20 लाख तो कैपिटल गेन का भी टैक्स आ सकता है, बट इन्होंने इधर कैपिटल गेन कुछ भी बोला नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ टैक्स रेट 35% बोला। तो क्या अपन कंसीडर करें कैपिटल गेन का 35% ऑन 20 लाख? वन ऑप्शन कंसीडर कर भी सकते हैं, सेकंड ऑप्शन कंसीडर ना करें। अपने पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सा ऑप्शन इजी है अडॉप्ट करना? सेकंड वाला। कंसीडर करेंगे तो कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, नोट दिखाना पड़ेगा, बट क्यों ऐसा झंझटमारी कर रहे हैं? तो अपन एजम्पशन ले लेंगे कि सर टैक्सेशन नहीं लिया, इग्नोर कर दिया अपन ने कैपिटल गेन टैक्स, तो उसका भी एक थर्ड वर्किंग नोट आएगा। तो तीसरा नोट आ जाएगा अपना कि कैपिटल गेन टैक्स ऑन व्हाट, सेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ मशीन ऑफ 20 लाख हैज बीन इग्नोर्ड। ठीक है, तो वो चीज भी डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा, तीनों चीजें कैश फ्लो में आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, वो टेबल के नीचे अभी जो पैराग्राफ है उसमें देख लो, उसमें अपने क्या क्या चीजें थी जो अपनी जरूरत है भैया। आ जाओ रे, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना। हाँ, ये जो रेंट था 10 लाख रुपए का, आर यू गाइस गेटिंग? अरे भैया ये रेंट इनकम मेरा बन सकता था 10 लाख रुपए का, वो रेंट इनकम नहीं बन रहा मेरा 10 लाख का। तो क्या ये मुझे कंसीडर करना जरूरी है? बोलो मुझे, बढ़िया से बोलो। 10 लाख रुपए का रेंट इनकम बन सकता था मेरा, बट अभी नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज मैंने वो स्टोरेज के लिए यूज कर लिया, तो दैट इज व्हाट माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोले? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों आ रहा है? बिकॉज वो इनकम आएगा तो मेरे टैक्स में आएगा, बट ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे उसको लेना चाहिए 10 लाख रुपए। समझे? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो, रेंट इनकम लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट इनकम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉस ऑफ रेंट,
लॉस ऑफ रेंट इनकम, सही है। तो ये कितना था भैया, 10 लाख रुपए था ना, बोलो मुझे, पर साल 10 10 लाख रुपए, तो 10 10 लाख रुपए आ जाओ मेरे साथ पर साल के लिए, सही है। लॉस ऑफ रेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 10 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये भी देख लिया अपन ने, और कुछ है क्या सर इसके बाद में, अच्छा मेरे साथ, और कुछ वो स्टॉक लेवल जो है वो तो अपना डायरेक्ट कैश फ्लो में आ जाएगा, वो इधर कुछ इंपैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज कंजम्पशन ऑफ मटेरियल में ऑलरेडी यूज कर लिया सब चीजें। और उसके बाद में स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स यूटिलाइज स्पेसेस वो अपन ने ले लिया। लेबर कॉस्ट जो था वेजेस का, अरे भैया ये आइडल टाइम पेमेंट जो है ये अपन ने यूज कर लिया, 15 लाख रुपए एडजस्ट कर दिया डायरेक्टली वेजेस में, तो एनीवेज उसका 15 और 10 लाख वो एडजस्ट कर लिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी एडजस्ट कर लिया। अभी सिर्फ बनेगा अपना इंटरेस्ट वाला कॉस्ट, वो जो इंटरेस्ट था ना ऊपर, वो इंटरेस्ट देखो एंड ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट का कॉस्ट आएगा, आ जाओ मेरे साथ चलो। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%, इंटरेस्ट कॉस्ट, इसका वर्किंग नोट दिखा दो, वर्किंग नोट नंबर 1। ये ऊपर जो लिए वो वर्किंग नोट्स नहीं है, वो नोट है, नोट में सिर्फ स्टेटमेंट्स आएंगे, वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन आएगा, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। नीचे ले लेते इधर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट पर ईयर, समझे, फॉर एवरी ईयर। सिंपल सा टेबल बना देंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 1 ईयर 2, हर बार ईयर 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 लिखना है ना, बोर होता है, तो चुपचाप से आप ईयर्स लिख दो इधर, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इजी है। अभी मैं ज़्यादा डिजाइनिंग वगैरह नहीं करते बैठूंगा, सही है। तो क्या लिखना है, लोन आउटस्टैंडिंग, लोन आउटस्टैंडिंग का अमाउंट चाहिए ना, उसी पे तो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट रेट। लोन आउटस्टैंडिंग पहले साल के ईयर एंड में कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा रे सर, 200 लाख, पहले साल के लिए 200 लाख, दूसरे साल के लिए 150 लाख, तीसरे साल के लिए 100 लाख, चौथे साल के लिए 50 लाख। डिस्कशन कर चुके, पहले साल के ईयर एंड पे शुरू होने वाला है जो मेरा रिपेमेंट रहेगा, तो पहले साल के लिए तो पूरा 200 लाख पे लगेगा ना, और हर साल के लिए इंटरेस्ट रेट तो 16-16% ही है, तो 16%, 16%, 16%, 16%, ठीक है। निकाल लो कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कॉस्ट इधर देना है तो 1 2 ऐसा बोल दो, 1 2 3, इंटरेस्ट कॉस्ट 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, पहले इसमें 32 लैक्स हो जाएगा, सेकंड इसमें कितना होएगा, 16 इंटू 100, मतलब 16 लाख 24 लाख हो जाएगा, तीसरे इसमें 16 लाख, और चौथे इसमें कितना रे सर, इसका आधा 8 लाख। सो हर इसमें 8-8 लाख से कम होते जाएगा ना, तो रुपीज इन लैक्स बोल देना इधर ऊपर, ठीक है। तो अपना इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया 32 24 16 8, 32 24 16 और 8, क्या सही है सर, एकदम अच्छे से हो गया भैया, ठीक है। निकाल लो प्रॉफिट मेरा, सही है, प्रॉफिट निकाल लो कितना आता है। टैक्सेशन इसके बाद में कंसीडर करेंगे, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो, मतलब ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मिल जाएगा। मुझे देखो इंस्टीट्यूट का मेथोडोलॉजीज कई कई जगह पे यूज करना है, अभी इंस्टीट्यूट ने आपको ये वर्किंग नोट दिया हुआ नहीं है, सही है, तो मुझे आपका प्रेजेंटेशन टू सर्टेन एक्सटेंट इंस्टीट्यूट से मैच करना पड़ेगा, ताकि आपको इजीली मार्क्स मिल जाए। कभी 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 ये चीज मैटर करता है अनफॉर्चुनेटली। 322 माइनस 30 माइनस 60, पहला कैलकुलेशन में करूंगा, बाद में मैं डायरेक्ट नंबर पिकअप कर लूंगा, सही है, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा, आप लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे। बट 70 लाख इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पहले इसका आ रहा है, 70 लाख रुपए, सही है क्या, 70 लाख रुपए, परफेक्ट है गाइस। चलो वैसे ही सेकंड आएगा आपका, कर लेते हैं चलो कैलकुलेशन पूरे, 40 65 45, ओहो ओहो ओहो, ये भैया क्या हो रहा है यार, 40 30 38 10 और 24, ये भी 70 ही आ रहा है, वाह वाह। सेकंड थर्ड 418 माइनस 85 माइनस 85 माइनस 54 माइनस 30 माइनस 28 माइनस 10 माइनस 16, ये आ रहा है 110 लाख रुपए।
और फोर्थ आ रहा है मेरा 418 माइनस 85 माइनस 100 माइनस 70 माइनस 30 माइनस 21 माइनस 10 माइनस 8 94 रुपीज। सही है, सब अमाउंट से इन लैक्स। अभी इसके ऊपर का टैक्स कॉस्ट निकाल लो। टैक्स एट द रेट 35%। 70 पे 35% कितना होता है? 24.5। ठीक है, आर यू गाइस देयर? नेक्स्ट 110 पे 35%, 38.5। 94 पे 35%, 32.9। ठीक है, चलो अपना पहला पहला इंक्रीमेंटल प्रॉफिट एंड टैक्सेशन का तो कैलकुलेशन हो गया। अभी डायरेक्टली अपन जाएंगे सेकंड कैलकुलेशन में, फाइनल आंसर पे, कैलकुलेशन ऑफ CF80, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो। क्या बोले? कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, सेकंड कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। सही है, आ जाओ मेरे साथ सब। अभी यहाँ पे ईयर जीरो काफी रिलेवेंट है, अगेन मैं ईयर सुपर ले लेता हूं एंड डायरेक्ट 0 1 2 3 4। ठीक है, आर यू गाइस क्लियर? चलो एक बार स्केल यूज कर लेता हूँ मैं फटाफट से, ताकि अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर बन जाएगा। ए भैया, क्या हो रहा है? हाँ, आपको नहीं बोल रहा है, स्केल मूव नहीं हो रहा था। चलो यार सर, ये मुझे इसे डिजाइनिंग में बहुत बकवास लगता है, टाइम पास हो जाता है ना, काफी चलता है बट सर। ये सारी वर्टिकल्स लाइन तो ले ली, एक हॉरिजॉन्टल में तो ले ले, फिर क्या फर्क पड़ेगा। चलो गाइस, हे चलो, हाँ, आ जाओ सब। अपना पहले पहले कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। इसमें तो सबसे पहली चीज रुपीज इन लैक्स। अगेन ये छोटी छोटी चीजें मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला पहला प्रॉब्लम है तो मैं सब चीजों पे ध्यान दूंगा, एकदम छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, इसके बाद में आपने ध्यान देना बहुत जरूरी है इन सभी चीज के ऊपर। सही है, चलो यार गाइस फटाफट से अभी अपन शुरू करते फिर से अगेन अपने क्वेश्चन से। सबसे पहले अपन ने स्टॉक लेवल के बारे में बात करा था। सही है, 50 लाख का बात करा, तो क्या 50 लाख ले ले? 50 लाख ले ले, स्टॉक लेवल वगैरह भी ले लेंगे, स्टॉक लेवल भी ले लेंगे 0 ईयर पे, एंड उसके बाद में 50 लाख का भी ले लेंगे। तो 50 लाख का सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं। सबसे पहले अपने को 50-50 लाख का रुपए का दिया हुआ है, क्या है सर वो? जो अपन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करने वाले थे, बट अभी होने वाला है क्या वो पेमेंट? नहीं, तो उतना पेमेंट अपना बच जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट सेव्ड। इतना फायदा हो रहा है 50-50 लाख का हर साल, 50 50 50 50। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट तो सेव हो रहा है सर, वो तो चलो ठीक है, बट उसके बाद में अपने को ये जो है कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट पे फायदा होएगा। पेमेंट अगर करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट का पैसा पे करता 50-50 लाख, तो क्या मुझे 35% के टैक्स से फायदा होता, उसका डिडक्शन मिलता है? यस, बट अभी मैं पे नहीं करूंगा तो वो जो टैक्स का फायदा होने वाला था वो भी मैंने लॉस्ट कर दिया। तो क्या टैक्स पेमेंट फॉरगॉन अपन कर सकते हैं? टैक्स बेनिफिट फॉरगॉन, टैक्स बेनिफिट फॉरगॉन ऑन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, तो वो भी ले लेते हैं तुरंत। टैक्स बेनिफिट फॉरगॉन, फॉरगॉन ऑन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स। सही है, चाहे तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, ABCD करके कर सकते हो, और इधर कैलकुलेशन दिखा दोगे A × 35%। समझते हो? A पे 35%, ये काफी जरूरी हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको प्रेजेंटेशन करना, तो ये चीज ध्यान में रखना। 50 पे 35% कितना होता है? 17.5। हर साल 17.5 लाख, 17.5
5 लाख। भैया पहले क्वेश्चन को टाइम लगेगा, मैं पहले ही बोल रहा, जिनको जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है वो लोगों ने अपने दिल पे हाथ रख के बोलना है भाई ऑल इज वेल। ठीक है, ऑल इज वेल बोलते रहना है जब तक फ्रस्ट्रेशन दूर नहीं होता, समझे। चलो 50 लाख का चीज हो गया, उसके ऊपर का टैक्स बेनिफिट भी ले लिया अपन ने, जो अपन लूज कर दिए सर टैक्स बेनिफिट फॉरगॉन, तो वो 17.5 लाख रुपए भी ले लिए सर। तो वो 17.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, मतलब वो आउटफ्लो जैसा है ना, तो निगेटिव बनना चाहिए अपना, तो क्या अभी इधर अपन निगेटिव ले ले इसको, यस। बाद में वो प्लस माइनस करने से बेटर है अभी कर देते तुरंत, सही है। तो 17.5 लाख रुपए ये मेरा हो जाएगा निगेटिव। अभी आ जाओ मेरे साथ सर, ये चीजें तो हो गई, अभी इसके बाद में हमें स्टार्टिंग में 50 लाख का यूज कर लिया, ये जो कॉम्पेंसेशन आएगा 30 लाख रुपए का, ये तो देना पड़ेगा ना, तो कॉम्पेंसेशन पेड फॉर टर्मिनेशन, कॉम्पेंसेशन फॉर टर्मिनेशन, ये तो अभी देना पड़ेगा रे भैया, फॉर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पूरा डिटेल में लिखना है तो लिख सकते हो, सिर्फ कॉम्पेंसेशन भी लिख सकते हो। आउटफ्लो है ईयर 0 पे आएगा 30 लाख निगेटिव, ठीक है, ईयर 0 पे 30 लाख निगेटिव, बाद में कुछ नहीं आएगा, चलेगा। चलो ये तो हो गया। इसके बाद में पहला पहला पैराग्राफ का काम खत्म। सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ मेरे साथ, मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 20 लाख एंड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल 15 लाख। दोनों को अलग अलग भी ले सकते हो, दोनों का नेट इंपैक्ट भी ले सकते हो, चाहे तो दोनों को अलग अलग ले लो ताकि बाद में समझ में आ जाएगा। डिस्पोजल ऑफ मशीन, कैश इनफ्लो रहेगा 20 लाख का 4th ईयर में, बट सर इधर कॉस्ट भी लगने वाला है, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, बार 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 पेन चेंज करना पड़ रहा है मुझे, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग 15 लाख रुपए, सही है। तो आइदर आप इसको दोनों को अलग अलग ले सकते हो, एंड सर नहीं तो फिर डायरेक्ट 5 लाख भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का, दोनों चीजें सेम ही है। तो दूसरे पैराग्राफ के भी काम खत्म, ठीक है। हाँ ये 200 लाख लगने वाला है, इसका क्या करे सर, अरे भैया ये 200 लाख लगेगा तो 50-50 लाख का पेमेंट होने वाला है, समझते हो। तो 50-50 लाख का पेमेंट होएगा तो लोन रिपेमेंट आएगा अपना। आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट पॉइंट पे, लोन रिपेमेंट। ये पहले साल से शुरू होएगा, पहले साल के ईयर एंड में, मतलब इधर आएगा सर 50-50 लाख रुपए, 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख, ठीक है। EFG लोन रिपेमेंट का भी पॉइंट हो गया। चलो अपना सेकंड पैराग्राफ भी खत्म हो गया क्या रे बच्चा, यस 200 लाख का काम हो गया खत्म। इंटरेस्ट का तो अपन ऑलरेडी ले लिए प्रॉफिट्स में, तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बाद में ऐड कर देंगे। उसके बाद में इंटरेस्ट हो गया, कॉस्ट 20 लाख 15 लाख का भी हो गया, तो ये चीजें तो अपनी सभी खत्म हो गई, ठीक है। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है, जब इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऐड करेंगे उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लेंगे। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल 20 लाख रुपए का, तो ये ले लो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 20 लाख रुपए का। एंड इसके बाद इमीडिएटली लगे तुरंत ले लो सर, जो फर्स्ट ईयर एंड पे मुझे एडिशनल स्टॉक लगेगा 35 लाख का, ताकि मुझे पूरा 55 लाख का एंड ऑफ स्टॉक मेंटेन करना है ना, क्लोजिंग स्टॉक, एडिशनल स्टॉक परचेस्ड। एडिशनल स्टॉक परचेस्ड 35 लाख का, ये ईयर 1 के एंड में आएगा गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। फिर बाद में आएगा क्या, हर साल नहीं, बिकॉज वो कंजम्पशन में एडजस्ट हो जाएगा, तो इसलिए पहले ईयर एंड पे ले लिए, तो ये 20 लाख और ये 35 लाख 55 लाख मेंटेन होते जा रहे हैं हर साल। तो कंजम्पशन में सिर्फ अपन परचेस वाला कंसीडर कर रहे, एडिशनल जो लगेगा ये 55 लाख को छोड़ के, तो इसलिए फिर से अपन नहीं ले रहे 55 लाख को, समझे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं बच्चों आप लोग, तो प्लीज ध्यान में रखने ना, चाहे तो इसको स्टार मार्क करके रख देना इस एडजस्टमेंट्स को, सही है। सॉरी गाइस, आई जस्ट चेक इट आउट, बैकग्राउंड को आपको बहुत खराब लग रहा होगा, तब मैंने जस्ट अभी देखा तो ध्यान में आया, ठीक है। प्लीज उतना एडजस्ट कर लेना, अभी मैं फिर से रिकॉर्ड करना, मतलब उतना पार्ट डिफिकल्ट है ना, चलेगा। चलो फ्लो में है तो यही को आगे बढ़ाते हैं, इसी पे आगे बढ़ाते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इशू, ठीक है।
चलो एडिशनल स्टॉक परचेस्ड ये भी अपना हो गया 35 लाख का। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई सर, जो सेकंड पैराग्राफ था बड़ा वाला टेबल के नीचे वाला। उसके बाद में और क्या चीजें हैं सर उसमें, जो अपना रेंट वाला पार्ट था वो अपन ने कंसिडर कर लिया 10 लाख का, लेबर कॉस्ट भी कंसिडर कर लिया, इंश्योरेंस वाला भी कंसिडर कर लिया सर, खत्म। अभी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ले लेते हैं, क्या बोले, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ले लेते हैं। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अपन ने कैलकुलेशन निकाला हुआ है, ई एफ जी एच, ओ सिट, एच जी के बाद फिर से एच एफ ही लिया था मैंने, एच आई, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। अपन जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकाले ऊपर, ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट को ऐड बैक कर दो, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना आया था रे राजा, 70 70 110 94, 70, ओ सर सॉरी, ईयर वन, 70 70 110 और 94 पॉजिटिव आएगा। इसके ऊपर टैक्सेशन लगने वाला है, आई जे, टैक्स कॉस्ट ये भी निकाला हुआ है, 24.5 24.5 38.5 एंड 32.9, 24.5 24.5 38.5, सही है ना, हाँ 32.9। पर सर डेप्रिसिएशन एड बैक करना पड़ेगा क्योंकि कैश फ्लो ले रहे, आई जे के, क्या हो रहा है, ABCD का वांदा हो रहा है आजकल। डेप्रिसिएशन एडेड बैक, एडेड बैक, डेप्रिसिएशन एडेड बैक, डेप्रिसिएशन एडेड बैक कितना डेप्रिसिएशन है सर, आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ही देख लो, नहीं तो अपने ऊपर के टेबल में देख लो सर कितना था डेप्रिसिएशन। ओ 50 38 28 21, 50 38 28 और 21, सही है। चलो ये टैक्स के कॉस्ट को निगेटिव में ले लो ना भैया, आउटफ्लो है। ठीक है, मैं एक बार फिर से ये लाइंस ये करनी पड़ेंगी थोड़ा बड़ा टेबल करने के लिए। ठीक है, चलो अब मेरे प्रेजेंटेशन को इग्नोर करो भैया, ट्राई कर रहा हूँ मैं, पहले क्वेश्चन है तो मेंटेन करने का, इसके बाद तो इतना भी मेंटेन नहीं होएगा, मैं पहले ही बोल रहा, बिकॉज अपना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन वगैरह भैया वो चलता ही रहेगा जिंदगी में, सही है, आप लोगों कर लोगे उतना तो भरोसा है मुझे आप पे। ठीक है सर। चलो, तो ये तो अपना हो गया सर, चलो ठीक है, तो अपनी सब चीजें हो गई क्या, यस एब्सोल्युटली सर, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट भी हो गया, टैक्सेशन भी हो गया, डिप्रिसिएशन भी एड बैक कर लिया, सब चीजें खत्म हो गई। अभी आ जाओ मेरे साथ डायरेक्टली अपने अपने फाइनल फाइनल कैलकुलेशन पे, क्या सर, नेट कैश फ्लोज, क्या बोले, नेट कैश फ्लोज, टोटल नेट कैश फ्लो, टोटल इंक्रीमेंटल कैश फ्लो बोला था ना ऊपर, तो इंक्रीमेंटल बोल दो, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज ले लो सबका टोटल। पहले इसमें 50 लाख आएगा निगेटिव, सेकंड इसमें 50 50 50 50 माइनस 17.5 माइनस 50 माइनस 35 प्लस 70 प्लस 50 माइनस 24.5, तो क्या ये 43 लैक्स हो रहा है, क्या ये 43 लैक्स हो रहा है, यस सर 43 लैक्स हो रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद में सेम चीज नेक्स्ट इस पे 50 माइनस 17.5 माइनस 50 प्लस 70 माइनस 24.5 प्लस 38, तो क्या ये 66 लाख हो रहा है, आपका भी आना चाहिए सर वैसा ही 66 लाख, यस। थर्ड 50 माइनस 17.5 माइनस 50 प्लस 110, कुछ तो जोड़ हो गया मेरे कैलकुलेटर पे, 50 प्लस 110
प्लस 28 माइनस 38.5, तो क्या 82 लाख आ रहा है बच्चा आपका? बच्चा बच्चा नहीं बोलना चाहिए, सब बड़े लोग हैं। 82 आ रहा है, सही है, परफेक्ट। नेक्स्ट 50 माइनस 17.5 प्लस 20 माइनस 15 माइनस 50 प्लस 94 माइनस 32.9 और प्लस 21, क्या ये आ रहा है 69.6? यस एब्सोल्युटली 69.6 हो गया। अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर अपने क्वेश्चन में दिए हुए, जाओ डायरेक्टली क्वेश्चन में, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 1 2 3 4, डायरेक्ट वही से कॉपी पेस्ट कर दो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। वन, उसके बाद में 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, ठीक है। चलो गाइज, वेरी इजी। नाउ लेट्स कम बैक टू द फाइनल नंबर, प्रेजेंट वैल्यूज। इधर आपको जे के एल एम एन, एम और एन, ठीक है, तो इधर बोल दो एल इंटू एम। बहुत इज्जत में कैलकुलेशन किए गाइज। 43 इंटू 0.870, 43 इंटू 0.870, 33.41, 37.41 सॉरी, 66 इंटू 0.756, ये हो रहा है 49.90। मैं 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 2 डेसिमल तक, तो जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपके। 53.96, 69.6 इंटू 0.572, 39.81। क्लियर, एकदम क्लियर। प्रेजेंट वैल्यूज आ गए, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, एक्चुअली अपन ने सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ ये बोला था ना इधर ऊपर वर्किंग नोट में, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस। इधर अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं अभी कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, बिकॉज सब चीजें अपन ने एक ही इसमें कर ली ना, तो डायरेक्टली बोल देते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। मैं इसका टाइटल थोड़ा चेंज कर देता हूं, बेटर टाइटल होने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट एनपीवी, ठीक है। तो ले लो भैया एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, करो यार फटाफट से करो, 37.41 प्लस 49.9, 49.9 प्लस 53.96 प्लस 39.81 माइनस 50, 131.08 लैक्स। प्लीज इसको भूलना मत जिंदगी में। सर ऊपर रुपीज इन लैक्स बोला था, वो टेबल के लिए बोला था, यहाँ पे टेबल में कर रहे हैं क्या? नहीं, तो चुपचाप से इधर भी लैक्स लिखना है। सर पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है क्या, अपन ने इंस्टॉल करना चाहिए मशीन? यस एब्सोल्युटली। सो कंक्लूजन, based upon, since the NPV is positive, सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव बोल दो, अच्छा नंबर है 131 लाख, सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव, कंपनी शुड इंस्टॉल मशीन। फॉर processing of waste and convert into marketable प्रोडक्ट, ठीक है। अपने को कुछ नोट्स देने थे, याद है आपको? नहीं रहेंगे तो याद होना चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे एग्जाम में। पहला पहला नोट अपने क्या बोला था नोट 1 में, राजा आ जाओ ऊपर। नोट 1 अपन वेजेस वाला ले रहे थे, सही है। तो क्या था वो पॉइंट?
वेजेस वाला, सिंस फॉर ईयर 1 and 2 wages cost include idle time payments to 40 workers dash which otherwise would have been incurred by company whether install machine or not. So this idle time payment is irrelevant cost. This idle time payment is irrelevant for decision making and so have not been considered in wages cost. समझे? सेकेंड नोट बहुत डिटेल में नोट लिख के दे रहा हूं ताकि रिवीजन के टाइम आपको एकदम अच्छे से ध्यान में आ जाए. सेकेंड नोट, फैक्ट्री ओवरहेड्स. यहाँ पे कुछ नहीं ज्यादा डिटेल में लिख सकते हैं. अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स is the irrelevant cost so has not been considered for decision making. Considered for the calculation. ठीक है. तीसरा वर्किंग नोट किसका देने वाले थे? तीसरा नोट किसका देने वाले थे? इधर कुछ लिखा नहीं है तीसरा नोट का. ठीक है. तीसरा नोट अपना आने वाला था सर इस पर्टिकुलर चीज का. क्या क्या लिख सकते हैं इसमें? और एक बार आ जाओ मेरे साथ, अपन क्वेश्चन में देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें थी. जो अपना बाकी चीजें तो चलो ठीक है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन अपने वर्किंग नोट वगैरह दिखा दी है. ठीक है. ठीक है. आई डोंट थिंक बाकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह अपन डायरेक्टली बोल दिए, तो सिर्फ 2 ही नोट्स का जरूरत है, तीसरे नोट का कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. तो आई थिंक यहाँ पे ही अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है. जिसका कुछ लिखना रहेगा या भाई ये लिख लो, मैं दिखा रहा हूँ आपको. ठीक है. वीडियो को पॉज करके लिख लेना. आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस. ठीक है. एवरीबडी इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन. अभी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले भैया, बिकॉज फाइनल का लेवल है, तो इससे इजी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. सही है ना? चलो ठीक है गाइस. तो अभी अपन मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने. ठीक है. चलो तो भैया आई थिंक हम क्या करते हैं, ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, है ना. एंड अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर से शुरू कर देंगे. ठीक है. ठीक है. तो छोटे छोटे वीडियो बनेंगे, लेक्चर्स बनेंगे, तो आपको बाद में रिवीजन के टाइम रेफरेंसेस देने के लिए इजी हो जाएगा. सही है. चलेगा. तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है विल ट्राई मेंटेन कि ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स ना हो, इसलिए. चलो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर से अपन नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन शुरू कर देंगे. विल ट्राई टू मेंटेन 1-1.5 घंटा मैक्सिमम 1.5 घंटा तक का लेक्चर एक पर्टिकुलर आपका ये, तो आपको इजी हो जाएगा बाद में रिवीजन करने के लिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को रेफर करना है तो. चलो गाइस ठीक है. बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.